हेलो हेलो हेलो, आ जाइए बच्चों। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए, शुरू कर देते हैं क्लास को। ज्वाइन फास्ट। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आ जाइए बच्चों। मंतशा, वर्षा, हेलो। अब सही है। अच्छा अच्छा जी सर, शुरू करते हैं बच्चों। आज जेनेटिक्स पढ़ना है हम लोगों को और बहुत ही सिदरा रहमान। चलिए ओके, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आज का हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है? जेनेटिक्स। मेंडल साहब की कहानी है और मेंडल साहब जो है काफ़ी अच्छे इंसान थे। हर मरने वाला अच्छा होता है कि नहीं? कोई भी अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो बहुत अच्छा इंसान था। चलिए मेंडल्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल साहब को कहते हैं। तो आज जेनेटिक्स का पहला लेक्चर है और काफ़ी डिटेल पढ़ाएंगे बच्चों, आराम से पढ़ाएंगे आप लोगों को जेनेटिक्स, क्योंकि जो ये यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट की बच्चों, इससे कम 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? 3 चैप्टर की यूनिट है। पिछला जो हम लोगों ने पिछली यूनिट को कंप्लीट किया जिसका नाम था रिप्रोडक्शन की यूनिट से भी बच्चों 12 to 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इससे भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। मार्कर मेरे सारे गायब हो गए। वेट बच्चों, चलिए जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ बच्चों, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। याद रखिएगा, स्टडी हम लोग करें बच्चों इनहेरिटेंस की एंड वेरिएशन की। ठीक है, हम लोग अभी डिटेल जाएंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है इसको समझने के लिए। तो जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्लियर? स्टडी टर्म जो आया था बच्चों, स्टडी टर्म जो लिया गया है वो बच्चों जीन से लिया गया है। कहाँ से? ठीक है, स्टडी टर्म जो लिया गया है बच्चों, कहाँ से लिया गया है? ये जीन से लिया गया है स्टडी टर्म। क्लियर है? और अगर हम लोग बात करें इसमें फादर ऑफ जेनेटिक्स की, किसकी बच्चों? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो सबको पता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये मेंडल साहब जो है क्या थे। मेंडल साहब का जो जन्म हुआ था बच्चों, बर्थ प्लेस, इनका बर्थ प्लेस जो है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया में एक प्लेस है ज़ीकोस्लोवेकिया, स्लोवेकिया। क्लियर? ज़ीकोस्लोवेकिया यानी बर्थ प्लेस कहाँ है बच्चों? ऑस्ट्रिया है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लिख के बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, बर्थ प्लेस इनका क्या है बच्चों? ऑस्ट्रिया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगर जॉन मेंडल को कहते हैं। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो ये जो मेंडल साहब थे ये अपने छोटे से गांव में रहते थे और वहाँ से फिर उन्होंने क्या किया कि डिप्रेशन का शिकार हुए। फिर इधर उधर घूमते घूमते वो पहुँच गए जो है चर्च में।
ठीक है। जब ये चर्च में पहुँचे तो चर्च में हम लोग पादरी बोलते हैं, मॉन्क इंग्लिश में कहें तो मॉन्क कहते हैं ना, पादरी। ठीक है। तो ये चर्च में रहने लगे। चर्च में रहते 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 पास में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। पास में एक गार्डन था, ठीक है, जिसमें गार्डन पी प्लांट लगा हुआ था, तो उसमें ये जो है काम करना शुरू कर दिया। और इन्होंने जब देखा कि कुछ प्लांट जो है पी के बहुत लंबी हाइट के हैं, कुछ बहुत छोटी हाइट के हैं, इन बिटवीन दी हाइट यानी बीच के जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। जो काम करना शुरू किया, फिर हम लोग इसकी बात अभी बाद में करेंगे कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, ठीक है, क्यों इनके नियम जो है ये थे, क्या थे, अभी सब बताएंगे हम। तो ये एक जो है पादरी थे चर्च में, और वहाँ से इन्होंने काम करना शुरू किया। तो पी प्लांट पे काफ़ी स्टडी की इन्होंने। पी प्लांट का यूज़ जो है इन लोगों की लाइफ साइकिल कम होती थी, ठीक है, और बहुत जल्दी लार्ज नंबर ऑफ सीड का प्रोडक्शन होता था, इस वजह से इन्होंने सेलेक्ट किया था। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराया था, लेकिन अभी हम डिटेल नहीं जा रहे, अभी यहाँ आओ। अब ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जॉन मेंडल, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर पूछा जाए बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो होते हैं वो होते हैं बेटसन। क्या नाम है बच्चों उनका? बेटसन नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्लियर है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है बच्चों? बेटसन। क्लियर है सभी को? बताएं मुझे, फटाफट बताएं। वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? बफरिंग तो नहीं हो रही है? हेलो हाय। आज बच्चों जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये हमारा, बहुत आराम से पढ़ेंगे और ज़बरदस्त पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर है, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें और पढ़ते हैं। ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं, ये भी बता दें ना बताएं, आएगा नहीं वैसे नहीं बताऊँ। फादर ऑफ जो है ह्यूमन जेनेटिक्स गैरड होते हैं, गैरड साहब, लेकिन आएगा नहीं। ठीक है। टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था बच्चों? टर्म जेनेटिक्स जो है बेटसन साहब ने दिया था। किसने? बेटसन साहब ने टर्म जेनेटिक्स दिया था। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर होगी, ये याद रखिएगा आप, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें और बताते हैं हम आपको, ज़बरदस्त चीज़ें। अब जो मेंडल साहब थे, इनका जो जन्म हुआ बच्चों, मेंडल साहब का जो जन्म हुआ वो 1822 में हुआ। कितने में? 1822 में। इन्होंने गार्डन में काम करना शुरू किया 1856 टू 1863। क्लियर? फिर इन्होंने अपना जो एक मैगज़ीन में पब्लिश किया अपना रिज़ल्ट 1865 में। ठीक है बच्चों। और इनकी जो डेथ हुई 1884 में इनकी डेथ हो गई। समझते चलिए बात को। सोचिए एक साइंटिस्ट जिसका बर्थ हो रहा है 1822 और उन्होंने 7 ईयर गार्डन में काम किया। ठीक। 1865 में पब्लिश्ड हिज रिजल्ट मैगज़ीन में। मैगज़ीन का नाम पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है मैगज़ीन का, वो सब आएगा वैसे भी नहीं। 7 ईयर्स पब्लिश हिज रिजल्ट। फिर 1884 में इनकी डेथ हो गई। क्लियर? और 1900 में रीडिस्कवरी हुई। मेंडल साहब के वर्क की रीडिस्कवरी कितने में हुई बच्चों? 1900 में, जिसमें 3 साइंटिस्टों ने जो है, ठीक है, डिवरीज साहब थे, डिवरीज, टीशरमार्क एंड कॉरेंस, 3 साइंटिस्ट थे बच्चों। इन साइंटिस्टों ने दोबारा 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया। अब सवाल उठता है ये
जब इन्होंने अपना, क्योंकि मेंडल साहब ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त जो है एप्लीकेशन किया था जेनेटिक्स के ऊपर, तो उन्होंने अप्लाई, क्योंकि इनके रिज़ल्ट देखिए कोई जो है लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इनके रिज़ल्ट को, ठीक है ना। इनके रिज़ल्ट को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो है मेंडल साहब के मरने के बाद भैया इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो मरने के बाद किसी इंसान को मिल रहा है भाई साहब। तो हुआ क्या, इनके रीडिस्कवरी हुई। अब इनका क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो है 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात इन्होंने कही थी कि जो है इन्होंने अप्लाई कर दिया, उसमें जो है बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया। मैथमेटिक्स जब लगा दिया, वैसे भी बायोलॉजी वाले 0 होते हैं, 0 बटे सन्नाटा होता है उनका फिजिक्स में, मैथ में तो पता नहीं माइनस में होंगे। तो उनको समझ नहीं आ रही थी बात। और मैथमेटिक्स का यूज़ करके मतलब अगर कोई फार्मूला एक रिज़ल्ट पे फिट बैठ रहा है तो फर्दर अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो रिज़ल्ट जो है सेम आएगा। और इन्होंने बहुत सारी जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड का प्रोडक्शन किया था, तो बार बार ये जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक, इन्होंने बायोलॉजी में मैथ का यूज़ कर दिया, लोगों को समझ में नहीं आया। कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, तब के ज़माने में उतना स्ट्रांग कम्युनिकेशन नहीं था, इस वजह से इनका रिज़ल्ट जो है पब्लिश तो किया लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और इन्होंने फैक्टर, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जो पास हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही, इन्होंने उसका नाम फैक्टर दिया, लेकिन कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। इन्होंने नाम उसका दे दिया था फैक्टर। बाद में डिस्कवरी हुई कि भैया उसी को हम लोग कहते हैं जीन। तो पहले यानी लोग जानते ही नहीं थे, ठीक है, नाम सुना था लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन्होंने प्रूफ नहीं दे पाए। जब ये प्रूफ नहीं दे पाए, जाहिर सी बात है प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्लियर है। तो ये सब जो है इनके ड्रॉबैक थे। बाद में जब रीडिस्कवरी हुई तो लोगों ने देखा कि भैया जो भी इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात कही थी। क्लियर है बच्चों, बताएं मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं। किसी को कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर सर, पीडीएफ चाहिए। किसका पीडीएफ बच्चों? पीडीएफ किसका चाहिए? बायो के पीडीएफ बेटा जो है क्लियर बना देंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे हम बायो के पीडीएफ। क्लियर है, पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ क्या एनसीईआरटी बेस्ट है बच्चों। मैं तो यही कहूँगा कि किसी की नोट्स पे मत जाइए आप। एनसीईआरटी एक बार नहीं 1000 बार पढ़िए, किसी की पीडीएफ पे मत जाइए, ठीक है ना। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने हैं। तो फिर फर्जी में हम लोग क्यों जाएं जो है पीडीएफ की तरफ, है कि नहीं। चलिए कुछ बातें और बताते हैं आपको। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई हुई सबको। अब देखिए, जो मेंडल साहब ने इन्होंने बात इस यही जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो यानी कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। कहाँ बच्चों? कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर, अब कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर जैसे बच्चों आई कलर हो गया, आई कलर को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टर कहेंगे। अब इसी में एक चीज़ होता है ट्रेट और कैरेक्टर, समझ लीजिए, ठीक है। कैरेक्टर आर ट्रांसफर, जैसे
कैरेक्टर आई कलर आई कलर हो गया कैरेक्टर। अब आई कलर क्या हो सकता है बच्चों? ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, ये हो गए ट्रेट। क्लियर? कैरेक्टर क्या है? आई कलर, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन क्या है? ट्रेट। तो कैरेक्टर जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। और इसी कैरेक्टर के ट्रांसफर होने से जो वेरिएशन, ये बच्चों फादर, ये उसका बेटा है, हूबहू तो अपने पापा जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे। जो ये वेरिएशन होंगे बच्चों देखने को हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो डिफरेंस देखने को मिलेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? वेरिएशन। अब एक और चीज़ समझिए, इनहेरिटेंस। जैसे अभी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा, ये क्रोमोसोम जो है उसकी जो है मम्मी का है, मम्मी का है, और ये क्रोमोसोम जो है उसके पापा का है। किसका है? उसके पापा का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब यही कैरेक्टर देखिए, एक मदर से कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो प्रोजेनी आएगी उनकी वो अपने माता पिता से अलग होगी। लेकिन आप लोग ऐसे समझिए, जैसे किसी के यहाँ जो है बच्चे पैदा हुए, डिलीवरी हुई, तो लोग जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, सब जाते हैं मुलाकात के लिए। तो आप जब जाएंगे वहाँ ना, तो वो कहेंगे कि देखिए इसकी नोज़ बिल्कुल जो है आप ही मैच करा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं गया तो कहेंगे इसकी नोज़ बिल्कुल जो है हैदर की तरह है, या आप गए मंतशा गई मान लो, तो कहेंगे देखो ये बिल्कुल इसकी आँखें जो है मंतशा जैसी है, ज़बरदस्ती मिला देंगे ताकि तुम खुश हो जाओ। ठीक है, जबकि इनके अपने माता पिता की तरह वो होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि नोज़ कहते हैं लोग इसकी तरह है, इसकी आँखें इसकी तरह हैं। तो ये जो है कैरेक्टर, जाहिर सी बात है जब बच्चा आपका है तो कैरेक्टर आप ही के आएंगे, पड़ोसी की तो आएंगे नहीं, है कि नहीं? देखो कुछ लोग कह रहे हैं पड़ोसी के आएंगे, बहुत मार मारेंगे। कैरेक्टर किसके आएंगे बच्चों? पेरेंट्स के ही आएंगे, पड़ोसी के तो आएंगे नहीं। ठीक है, अब जो वेरिएशन होगा, जाहिर सी बात है जैसे आपके अगर दो सिस्टर हैं, वो बिल्कुल हूबहू आपके जैसी नहीं है, या आपके पापा जैसी नहीं है, या आपकी मम्मी जैसी नहीं है, वो डिफरेंट हैं। क्या है बच्चों? वो डिफरेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल हूबहू कोई भी चीज़ें नहीं मैच करती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों इनहेरिटेंस। ठीक है, जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग वेरिएशन। अब ये वेरिएशन, इनहेरिटेंस मीन्स होता है ट्रांसफर होना कैरेक्टर को, वेरिएशन मीन्स होता है जो चेंजेस आ रहे हैं। अब जो वेरिएशन होता है बच्चों, ये कितने तरीके से हो सकता है, मुझे कौन बताएगा? ये जो वेरिएशन हो रहे हैं ये कितने तरीके से हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई एक तरीका बताओ कोई। सर आपकी क्लास इतने टाइम पे ही लगेगी क्या रोज? बेटा डेली क्लासेस हमारी इसी टाइम पे होती हैं, 11 AM पे डेली हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है ना, डेली क्लासेस हमारी जो है 11 AM पे ही होती है। ये फिक्स क्लास है हमारी, पूरे साल यही चलने वाली है। अगर हमारा जो है कॉलेज स्टार्ट हो गया तो फिर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो हम बताएंगे, क्योंकि जो है हमारी जो MBBS की क्लास होगी फिर वो 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, 8 से 4। ठीक है, फिर हम लोग नाइट में शिफ्ट करेंगे, इस वाले बैच को हम नाइट में शिफ्ट करेंगे। क्लियर? वो तो बात की बातें अभी स्टार्ट तो होने दो। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इस चीज़ों को, ऐसे रटने से काम नहीं चलने वाला है। अब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। जो मेंडल साहब ने अपना 3 नियम दिया था बच्चों। जो मेंडल साहब ने नियम दिया था वो किस पे था? इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों पे था। मेंडल साहब ने पहले बताओ कौन कौन सा नियम दिया था? मेंडल्स लॉ जो बेस्ड है, मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन बच्चों इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बोथ, या सिर्फ वेरिएशन या सिर्फ इनहेरिटेंस? कौन बताएगा?
मेंडल्स लॉ बेस्ड ऑन सिर्फ इनहेरिटेंस या वेरिएशन, या सिर्फ वेरिएशन, या सिर्फ इनहेरिटेंस, या बोथ? कोई बता रहा है क्या? कोई बताए मुझे, बताओ बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों। कोई नहीं बोल रहा है, कह रहे हैं क्या बताएं सर, आ ही नहीं रहा है। बोथ, मंतशा। देखिए बच्चों, यही तो बात है, यही तो बात है। मेंडल साहब ने वेरिएशन के ऊपर कोई भी लॉ नहीं दिया था, कोई भी नियम, क्योंकि उनको मियोसिस, क्रॉसिंग और ये सब पता ही नहीं थी। मेंडल्स लॉ कि जो तीनों नियम है बच्चों, वो बेस्ड हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको हम पढ़ाएंगे कल। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीन नियम हम कल पढ़ेंगे एक एक करके, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ बेस्ड जो था बच्चों, वो इनहेरिटेंस बेस्ड था। मेंडल्स को वेरिएशन के बारे में कोई बातें पता नहीं थी। क्लियर? जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब इसको डिटेल जाएंगे। अब वेरिएशन समझ लेते हैं क्या होता है। वेरिएशन बच्चों 5 तरीके से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके से। ये नहीं कि 10 कास हैं, 20 कास हैं, 50 कास है, नो। वेरिएशन के सिर्फ और सिर्फ 5 कास हैं। जो एक कॉस है वो हम बहुत सालों से जानते आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने हार्डी-वीवर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। हार्डी-वीवर प्रिंसिपल में बच्चों हमने पढ़ा था जीन माइग्रेशन, याद आ रहा है क्या? हमने नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है। जीन माइग्रेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ा के आ रहे हैं आप लोगों को एक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कहें या हम कहें बच्चों क्रॉसिंग ओवर, या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाय हाय हाय, यही पढ़ाया है अभी। मियोसिस जस्ट साइकिल खत्म किया है अभी कल ही, ठीक। जीन माइग्रेशन, जीन म्यूटेशंस, रिकॉम्बिनेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, और क्या था बच्चों? जेनेटिक ड्रिफ्ट। 5वां क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसकी थ्योरी थी? डार्विन साहब की थ्योरी थी। याद आ रहा है आपको? किसकी थ्योरी थी बच्चों? डार्विन साहब की ना, किसकी थी? डार्विन साहब की। एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसको ह्यूमन सेलेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जिसको नेचर सेलेक्ट करता है उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मेंडल्स लॉ बेस्ड है बच्चों इनहेरिटेंस पे। वेरिएशन के इस चारों में, यानी इस 5 केस में, 5 जो हमारे जो है वेरिएशंस कर रहे हैं, हमें पेरेंट्स से अलग कर रहे हैं, हमें डिफरेंट कर रहे हैं, इस 5 में सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमें बहुत साल पहले से पता है, जिसका नाम है बच्चों रिकॉम्बिनेशन, या हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताइए, जैसे देखिए, आप जो है अपने पेरेंट्स से अलग हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक काऊ का बच्चा अपने माता पिता से अलग है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मैंगो का प्लांट, अगर बाग में आप चले जाएं तो बाग में जाने के बाद आपको हो सकता है सारे प्लांट एक जैसे दिखें, लेकिन उसमें वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस अक्कर, इन मियोसिस प्रोफेस फास्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, इन पैकेटीन क्रॉसिंग वर, ठीक है, अक्कर, जेनेटिक ट्रांसमिशन अक्कर, ठीक है, क्रॉसिंग वर होगा, यानी रिकॉम्बिनेशंस होंगे तो चेंजेस आएंगे। जाहिर सी बात है हम अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बिल्कुल अलग दिखेंगे। क्लियर? तो ये चीजें हमें जो है 8000 से 1000 BC, ये बातें हमको 8000 से 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अब क्या चलता है बच्चों? AD यानी एनो डोमिनी। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था बच्चों? ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 AD में। कब बच्चों? 1 AD में हुआ था। अब ये समझ लो क्या होता है, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जैसे आज मान लीजिए आप 14 अक्टूबर है, 14 ये ना शायद,
14 है, चलो अगर नहीं होगी 13 होगी तो 14 मानना तुम। आज जैसे 14 है, कल क्या होगा 15, नेक्स्ट 16, देन नेक्स्ट 18। लेकिन बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट में ये होता था कि आज अगर 14 है तो कल 13, नेक्स्ट 12, देन 11, देन 10, यानी उल्टा चलता था। अब कैसा चल रहा है, सीधा चल रहा है, यानी आगे चल रहा है, सीधा नहीं आगे चल रहा है, पहले पीछे चलता था। तो जो है 8000 से 1000 बीसी में हम लोगों को ये बात पता थी, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के पहले, क्रिश्चियन 1 AD में जो है जन्म हो गया किसका, ईसा मसीह साहब का। आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा, इनका जन्म हुआ, उसके बाद से ईस्वी शुरू हुई। अब बताइए एक चीज़ और, जो 1822 से 19th सेंचुरी में जो है मेंडल साहब ने अपना वर्क जो है वो किया था, मिड 19th में, मिड में यानी 1856 से 1863, ये मिड में आ जाती है कि नहीं। तो 19th सेंचुरी की बात थी। अब सेंचुरी समझ रहे हो ना आप लोग, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं 19th है, 20th है, 21st है। 1901 से लेके 99 तक ये क्या आएगा, 19th सेंचुरी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही आगे आगे करते जाइए, आप समझ जाएंगे। तो बताइए बच्चों, ये बात समझ में आई हम लोगों को। एक बात बहुत पहले से पता थी कि जो रिकॉम्बिनेशंस क्रॉसिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये हमें बहुत सालों से पहले, बहुत सालों से पता है, ठीक है। और कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, जीन माइग्रेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। ये हम हार्डी वीमर प्रिंसिपल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। हमने पहले भी पढ़ाया है, 10 लेक्चर 11 लेक्चर हमने लिए थे इस पर, ठीक है ना। 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, सब बहुत डिटेल पढ़ाया था। खैर आप लोगों को दोबारा से पढ़ाएंगे। तो बताइए क्लियर है सभी को, तो हम आगे बढ़ें। बताइए बच्चों क्लियर है क्या, या लता ज़रा पानी दे दे। क्लियर है सभी को, तो हम आगे की तरफ मूव करें बच्चों। बताइए अच्छे अच्छे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। जी सर क्लियर है, मंतशा 12, ओके जी सर, ओके बहुत अच्छी बात है कि बात आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए, अब सुनिए, सवाल सुनिए, समझिए एनसीईआरटी को। अब हम लोगों ने जब रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे जो अच्छी ब्रीड होती है, जो अच्छी ब्रीड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छे कैरेक्टर्स को लेके हम लोग आर्टिफिशियल क्या कराते हैं, उसको मिक्स कराते हैं, देन फॉर्मेशन करते हैं नया ऑर्गेनिज्म का। आपने प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी सुनी होगी, सोनालिका, कल्याण सोना, वीट की वैरायटी हैं जो आर्टिफिशियली हम लोगों ने जो है बनाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम लोगों ने एक जो है बेहतरीन काऊ का जो है प्रोडक्शन किया पंजाब में। जैसे एक होता है, तुम लोगों ने सुना होगा वाइल्ड काउस। वाइल्ड काउस को हम लोग बोलते हैं जैसे नील गाय। कितने लोगों ने सुना है, नील गाय, जंगली गाय बोलते हैं, जंगली काऊ, वाइल्ड काऊ, ठीक है। नील गाय बोलते हैं, मैं तो सुना हूँ, मैं विलेज का भाई रहने वाला हूँ, देसी आदमी हूँ, ठीक है, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो नील गाय बोलते हैं। एक होता है जो है देसी काऊ, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, जो नील गाय वाइल्ड काऊ है उसको हम लोग पाल नहीं सकते, लेकिन जो देसी गाय है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, है कि नहीं। और जो वाइल्ड काउस है उसको देख रेख करने वाला कोई इंसान होता है क्या, नहीं होता है। वो जंगलों में रहती हैं, वो उनको बीमारियां कम होती हैं। बीमारियां क्यों कम होती हैं, क्योंकि उनके अंदर अच्छे जीन हैं, जीन रेसिस्टेंट हैं डिसीज से, ठीक है ना, डिसीज रेसिस्टेंट जीन पाए जा रहे हैं उसके अंदर। लेकिन जो देसी गाय होती है, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में रखते हैं, इसमें क्या होता है कि लेस जीन, डिसीज रेसिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये बीमार हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भैया एक वाइल्ड काउस और जो है देसी काउस को, दोनों को क्या किया, मिक्स कराया। मिक्स कराने के बाद यानी हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने के बाद हम लोगों ने साहिवाल काउस बनाई। क्या बनाई बच्चों, एक होती है वाइल्ड काऊ, ठीक, एक होती है देसी काऊ, देसी लिख दे रहा हूँ,
इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कराया, मिक्स कराने के बाद एक हमने बनाई साहीवाल। क्या नाम था बच्चों? साहीवाल काउज। कहाँ बनाई थी बच्चों? पंजाब में। ठीक है, अब देखिए जो जातियाँ होती हैं, जातियाँ वो नेचर बनाता है, ठीक है, पर जातियाँ हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे सोनालिका, कल्याण, सोना, ये वीट की वैरायटी है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। जो है अलग अलग जगह पे हम लोग हाइब्रिड करके इनका प्रोडक्शन करते हैं ताकि हमारी क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड काऊ, देसी काऊ, साहिवाल काउस जो बनी, इसके अंदर अच्छे कैरेक्टर आए बच्चों, डिसीज रेसिस्टेंट जीन आए, है कि नहीं। एक और काऊ का आपने नाम सुना होगा, एक होती है जर्सी। जर्सी का नाम सुना होगा। जर्सी और देसी में फ़र्क क्या होता है? जो जर्सी होती है बच्चों, वो जो है मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ख़ूबसूरत भी होती है, और देसी काऊ से बड़ी होती है। एक होती है देसी काऊ, ठीक है। जो देसी काऊ होती है वो छोटी होती है, जिसको हम लोग घरों में जो है रखते हैं, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होता है। क्लियर? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को, याद आ रहा है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जो है स्पीशीज़ को हम लोग बनाते हैं। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन आपको हम लोग डार्विन की थ्योरी में पढ़ाएंगे डिटेल, ठीक है। जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात सभी को क्लियर हुई कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है। जो मेंडल्स के लॉ थे, ये बेस्ड थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे, ना कि लॉज ऑफ वेरिएशन पे। वेरिएशंस के बारे में उनको पता ही नहीं था, मियोसिस, क्रॉसिंग, पैकेटीन में होती रिकॉम्बिनेशन, ये सब के बारे में उनको पता ही नहीं था। लेकिन ह्यूमन यानी 8000 से 1000 BC पहले ही उनको पता था, ठीक है, उसको पता थी ये बात। अब जैसे देखो क्या चल रहा है बच्चों, 20, 19, 20, 20, यानी इतनी पहले इंसान को जो है सारी बातें पता थी कि जो है जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग कुछ टर्म की बात करते हैं, क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। आलोक कुमार फास्ट, बेटा एक बैच चल रहा है हमारा जो है मॉर्निंग का बैच, ये मैं फ्री क्लासेस हैं हमारी, 11 AM से फ्री क्लासेस होंगी और मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगा इस बैच में। क्लियर आलोक? एक बैच हमारा शाम में चलता है, ठीक है, 4 to 7। इसमें आप जो है फास्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हमको जो है विदिन 3 to 4 मंथ में हम कंप्लीट करा देंगे, हमको पता है। तो मैं एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, डेली 30 मिनट की क्लास होती है, ओनली 30 मिनट, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, बहुत डिटेल पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। एक एक क्लियर कंसेप्ट करके पढ़ाऊँगा। जिसका क्लियर कंसेप्ट है वो स्पीड बढ़ा के बाद में देख सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत फास्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरा कितना भी लेक्चर, मैंने MTP को एक लेक्चर 45 मिनट दिया, ठीक है ना, तो लॉन्ग लेक्चर में ले रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिफाइड करके। फास्ट पढ़ाने का तो हम 1 मिनट में बोल दें अभी सारे चैप्टर दन 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 दन, क्या समझ रखा है, बस अभी पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइम, इस वजह से सोच रहे हैं विज़न अच्छा हो तो रिवीजन अच्छा होगा। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की। किसकी बच्चों? कुछ टर्म हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे जेनेटिक्स में अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। एक होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक होता है बच्चों लोकस, एक क्या होता है, लोकस। वन इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेकेंड इज लोकस, थर्ड इज जीन, क्लियर, फोर्थ इज डोमिनेंट, फिफ्थ इज रेसेसिव, क्लियर, सिक्स इज हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। एक होता है बच्चों 8, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 8, जिसका नाम होता है एलील। ये सब हम लोग समझ लेते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं स्टार्ट करूँगा जो है पी प्लांट में कैरेक्टर बताऊँगा, कितने ट्रेट होते हैं, ठीक है, कितने 1 जीन 1 कैरेक्टर 1 एंजाइम,
ये सब मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको, लेकिन आज ये पूरा टर्म समझ लेते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब देखिए एक बच्चों, एक ये फीमेल देखिए बड़ी खुश है फीमेल, क्योंकि मेल से मुलाकात करनी है तो जाहिर सी बात है खुश तो होगी। ये भाई साहब जो है, ये मदर, ये फादर से एक क्रोमोसोम आएंगे बच्चों। चलिए अब इसमें क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे बच्चों? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आई कलर, मान लीजिए ये वाला, यहाँ पर आई कलर वाले जीन प्रेजेंट हैं। कौन से वाले? आई कलर वाले। तो इसमें भी सेम पोजीशन पे आई कलर वाला जीन होगा। ठीक है, जो कैरेक्टर यहाँ होंगे वही कैरेक्टर सेम पोजीशंस पे यानी यहाँ पे होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर? ये नहीं कि पोजीशन आई कलर वाला यहाँ है तो आई कलर वाला यहाँ है ना। ठीक है, सेम पोजीशंस पे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। एलील को अभी साइड रखते हैं। अब लोकस क्या होता है? लोकस पोजीशन किसकी? जीन की। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, ये पोजीशन बताता है, लोकेशन। ठीक है बच्चों, लोकस क्या है? एक तरीके से ये क्या बताता है बच्चों? आप हमको लोकेशन बताता है। ठीक है, किस जीन, कौन सा जीन किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जीन क्या होता है? जीन होता है बच्चों सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, कॉल्ड जीन। अब ये जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है कि नहीं? जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या होता है? जो जीन होते हैं ये बच्चों स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल। और जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं बच्चों लार्ज। ये जो जीन होता है ये पाया जाता है, अब बताओ, छोटे के ऊपर बड़ा होता है या बड़े के ऊपर छोटा? आप बताइए। आप अगर किसी को गोद ले रहे हैं तो छोटे को ले रहे हैं या बड़े को? छोटे को ना। तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसी के ऊपर पाए जाते हैं जीन। क्या पाए जाते हैं बच्चों? जीन। ये है हमारा जो है डीएनए, ये है डीएनए। यानी जो जीन होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ना कि क्रोमोसोम जीन के ऊपर होता है। क्लियर? चलिए, एक होता है बच्चों एलील। अभी एलील बताते हैं। एलील स्लाइटली डिफरेंट होता है जीन से, लेकिन एलील जो होता है बच्चों पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ जीन जो बताता है कैरेक्टर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कहाँ पे सिचुएटेड होगा बच्चों? होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, एट सेम लोकस। ठीक है, सेम लोकस होनी चाहिए, यानी पेयर ऑफ जीन इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जीन। पेयर ऑफ जीन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होंगे एट सेम लोकस। ठीक है, सेम पोजीशंस पे, उसको हम लोग बोलते हैं एलील। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जीन, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जीन। अब जैसे सेगमेंट ऑफ डीएनए है बच्चों, ये हमने ले लिया सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस सेगमेंट ऑफ डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। यही एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब यही प्रोटीन तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड करेगा। यही प्रोटीन क्या करेगा? तुम्हारा कैरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताएं मुझे, बताइए बच्चों क्लियर हो रहा है? बच्चों बताओ प्लीज। कोई कमेंट नहीं कर रहा है। यस सर, जी सर, ओके। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डोमिनेंट रेसेसिव, है ना, और हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से देखिए। अब मान लीजिए ये क्रोमोसोम है। क्या है?
इसके पास तीन कंडीशंस बहुत अच्छे से देखिए। ये क्रोमोसोम है बच्चों, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम है, ये डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये डीएनए है। क्लियर। इसके ऊपर बच्चों प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है, एक ऐसी प्रोटीन जो टाल हाइट वाले कैरेक्टर को बढ़ाती है। किस कैरेक्टर को बच्चों? टाल हाइट वाले कैरेक्टर को क्या करती है? बढ़ाती है। इसके पास भी बच्चों प्रोटीन प्रेजेंट है जो टाल हाइट को क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी? ये जो डीएनए है बच्चों, ये जो क्रोमोसोम में डीएनए है, एक जो है ये फॉल्टी प्रोटीन हो गई। प्रोटीन फॉल्टी, फॉल्टी समझ रहे हो, यानी खराब हो गई, फॉल्टी प्रोटीन, लेकिन कैपिटल टी वाला प्रेजेंट होगा। यही प्रोटीन, इस पे आप पूछेंगे सर कैसे खराब हो गई? मैं कहूँगा बच्चों यूवी रेज के आने की वजह से इस प्रोटीन को उसने खराब कर दिया, यानी म्यूटेशंस कर दिया। उसके डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से जो है आगे अच्छी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके कैरेक्टर में, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है? कैरेक्टर डिसाइड करती है, तो उसके कैरेक्टर में चेंजेस आने लगेंगे। तो टी वाला जो ये फॉल्ट प्रोटीन हो गया, अब टी कैरेक्टर क्या करेगा? काम नहीं करेगा। इस वाले में बच्चों प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन अच्छी है, प्रोटीन खराब नहीं हुई, तो ये क्या करेगा? टी कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक। तीसरी कंडीशन ये आती है बच्चों कि दोनों खराब हो गए। तीसरी कंडीशन क्या आती है बच्चों कि दोनों खराब हो गए। ये भी फॉल्टी प्रोटीन, फॉल्टी प्रोटीन, ये भी फॉल्टी प्रोटीन। अब बताइए जब प्रोटीन खराब हो गई तो क्या ये बढ़ा पाएगी कैरेक्टर? कैपिटल टाल वाले कैरेक्टर को दे पाएगी? नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं बच्चों, ये कैपिटल टी आ रही है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? टाल कहेंगे। क्या कहेंगे? टाल हाइट वाले प्लांट आए। इस वाले में अगर हम लोग देखें बच्चों ये दोनों के अंदर, तो भी कैपिटल टी, ठीक, और स्मॉल टी, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? टाल कहेंगे। क्या कहेंगे? टाल कहेंगे। इसके अंदर कैपिटल टी वाले जब खराब हो गई प्रोटीन, तो क्या आएगा बच्चों? स्मॉल टी। समझ रहे हैं? तीन कंडीशन डेवलप हुई। एक तो दोनों में सही है प्रोटीन, यानी टी हाइट वाले टाल इसको बढ़ाएंगे, तो कैपिटल टी यानी टाल, यानी अभी बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी बात। एक यहाँ पे एक खराब हो गया, लेकिन एक फंक्शन कर रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी वजह से कैरेक्टर है टाल। और यहाँ पे एक कैपिटल टी दोनों का क्या हो गया बच्चों? खराब हो गया, तो स्मॉल टी वाले बने, तो क्या बनेगा? ये डार्फ, यानी डार्फ प्लांट बना। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बच्चों बहुत अच्छे से, यहाँ पे जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो कैपिटल टी की वजह से आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? और ये दोनों एक जैसे हैं तो हम लोग बोलेंगे इसको होमोलॉगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। दोनों गैमेट सेम है बच्चों, बोलेंगे होमोजाइगस, प्लस इसको हम लोग क्या कहेंगे? डोमिनेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसकी इज्जत बचा लिया कैपिटल टी वाले ने। एक तो खराब हो गया था, लेकिन फिर भी इसकी इज्जत बचा लिया जो है कैपिटल टी वाले ने, इसको टाल कहा गया। ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा है बच्चों? डोमिनेंट कैरेक्टर मूव कर रहा है जनरेशन में। लेकिन ये जो कंडीशन है बच्चों, ये हेटेरोजाइगस। क्या है? हेटेरोजाइगस। जो भी गैमेट है बच्चों ये डिफरेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस। और यहाँ पे क्या है बच्चों? इसको क्या कहोगे? होमोजाइगस। क्या कहोगे इसको? होमो, दोनों गैमेट क्या है? सेम है, होमोजाइगस। बट ये आएगा बच्चों रेसेसिव। क्या कहेंगे इसको? रेसेसिव।
ठीक, तो एक बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव कैसे पहचानेंगे। ठीक, बताइए मुझे, पहले कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फिर हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताएं अगर ना समझ में आया हो। जी बेटा 4 से 5 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, 11 AM वाली फ्री क्लास है। क्लियर है बच्चों? बताइए, जिसको क्लियर ना हो अभी बता दे, मैं दोबारा से इसको पढ़ाऊं। यहां कुछ चीजें देखिए आप, होमोजाइगस, डोमिनेंट, ठीक है, क्लियर है सर। चलिए इसको समराइज कर दें फिर, अगर क्लियर है तो इसको समराइज कर दे रहे हैं, कुछ पॉइंट देंगे, रहे तो नहीं गए। एक होता है फेनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। एक होता है फेनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस, क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जीनोटाइप द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म बच्चों वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा फिजिकल अपीयरेंस, जैसा फिजिकल अपीयरेंस वैसा ही फेनोटाइप, यानी वैसी स्मार्टनेस आपके अंदर दिखेगी। अगर आपकी डीएनए में कोई खराबी आपको दिख रही है तो जाहिर सी बात है पूरा पाथवे गड़बड़ कर देगा। ना तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही होगा बच्चों, ना तो तुम्हारे एंजाइम सही होंगे, ना तुम्हारे प्रोटीन सही होंगे, ना तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे आएंगे, ना ही तुम जो है स्मार्ट दिखोगे, तुम दबे दबे से बहुत सारे दिखोगे, क्योंकि आपके अंदर जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ही खराब हो गया है। ठीक है ना, तो ये पाथवे होता है, जैसा डीएनए वैसा आरएनए, जैसा आरएनए वैसी प्रोटीन, जैसी प्रोटीन वैसा एंजाइम, जैसा एंजाइम वैसा मेटाबॉलिज्म, जैसा मेटाबॉलिज्म वैसा ही फंक्शन, जैसा फंक्शन वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, जैसा फिजिकल अपीयरेंस, जैसा ही फेनोटाइप, यानी वैसी स्मार्टनेस आपको दिखेगी। ठीक है, तो मैं इसको समराइज करता हूं, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए सब लोग। क्लियर? चलिए सबसे पहले मैं लिखता हूं डोमिनेंट। यहां से आप लोग देख लीजिए, अभी इसको रफ नहीं करने जा रहा हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं डोमिनेंट। क्या लिख रहा हूं? डोमिनेंट। समझिए, अब डोमिनेंट और रेसेसिव ये भी समझ लीजिए। डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को अगली जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। यानी जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जो डोमिनेंट होगा उसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, रेसेसिव के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो डोमिनेंट यहाँ से आप देखिए बच्चों, जो डोमिनेंट होता है ऑल एक्सप्रेस्ड, डोमिनेंट एक्सप्रेस्ड इन heterozygous and homozygous कंडीशन। देख के बताइए, यहां पे बताइए कैपिटल टी है, ये बच्चों क्या है? होमोजाइगस है, ठीक, और डोमिनेंट कैरेक्टर। और यहाँ पे भी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो कैरेक्टर इसके आए टाल आए, ये कैपिटल टी की वजह से आया, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है कि नहीं बच्चों? हेट्रोजाइगस। तो जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? और जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर, किस में लिखते हैं बच्चों इसको? कैपिटल लेटर से, कैपिटल, रिटेन इन कैपिटल लेटर्स लिख लीजिए, या डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे कैपिटल टी क्या है बच्चों? टॉल। क्लियर? दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, रेसेसिव। क्या बच्चों? रेसेसिव। अब बताइए रेसेसिव किस में एक्सप्रेस कर रहा है? ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। याद रखिएगा, होमोजाइगस कंडीशन। ये बताइए होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आया कि नहीं? पहले तो यही बताओ तुम लोग, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आया कि नहीं? बताइए बच्चों, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए
रिसेसिव ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको किस में लिखते हैं बच्चों, डिनोटेड स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर में हम लोग इसको डिनोट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्मॉल टी रेसेसिव, जबकि होमोजाइगस कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला कभी भी रेसेसिव नहीं हो सकता। जो भी रेसेसिव होंगे वो हमेशा 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 क्या होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। क्लियर, और स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, मेरे ख्याल से समझ गए आप। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है। अब स्मॉल टी को यहाँ पे लिख लेना एग्जाम्पल, स्मॉल टी डार्फ, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और बताते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। डोमिनेंट बच्चों वो कैरेक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, नहीं डोमिनेंट तो हो गया। अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ लेते हैं। सॉरी बच्चों, होमोजाइगस एक बार यहाँ से डायग्राम आप देखते जाइए। होमोजाइगस मीन्स क्या होता है बच्चों, बोथ एलिल्स आर सिमिलर, ठीक है, बोथ एलिल्स आर सिमिलर। अब जैसे देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, है ना। ये क्या है बच्चों, होमोजाइगस है। एंड हेट्रोजाइगस में बच्चों, हेट्रोजाइगस में बोथ एलिल्स आर डिफरेंट। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है। अब होमोजाइगस में एक और एग्जांपल ले लें, ए बी सी। बताइए ये क्या है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। और ये बताइए क्या है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है। क्लियर। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो आज बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे और पी प्लांट के हम लोग कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पढ़ लेंगे और क्या क्या जो है कैरेक्टर हैं, और प्रिंसिपल्स हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। देन हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। और कुछ चीज़ें हमको और बतानी है, तो ये क्लासेस जो थोड़ा सा लॉन्ग होंगी, अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, जो चीज़ें ना आए उसको पूछिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। आज रिज़ल्ट आने वाला है, आप लोगों को पता होगा कि देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कम समय आप लोगों को मिला है तो आप कहीं दाएं बाएं ना होइए। एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, चुप मार के पढ़ाई करिए। ये मैटर लॉ, वो मैटर लॉ, वहाँ लॉ, फलाना कौन पढ़ा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब के चक्कर में मत पढ़ो। साफ साफ बता रहा हूँ मैं, चुप मारे एनसीईआरटी को 50 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कितना टाइम रह गया भाई, वो बाहर से बनाएंगे, बेवकूफ़ हैं जो है, तुम्हारा सिलेबस ब्रॉड थोड़ी ना करेंगे वो। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। ओके बाय। चलिए बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम समय पे।